Let me ask you a very serious question. If I say that there are more than 50% of lung cancer which are happen to non-smokers. Yes, if I say this, you have to believe me. Because गंगाराम हॉस्पिटल, जो कि हमारा इंडिया का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, उसने ये बोला है कि जो हमारे 50% लंग कैंसर जो इंडिया में होते हैं वो नॉन स्मोकर्स के होते हैं। उसका मेन कारण हमारा जो नॉर्थ इंडिया में पराली जलाने का कारण है, जो मेनली हरियाणा और पंजाब के जो राज्य हैं वहां पे पराली को जलाया जाता है। पराली क्या है? एक्चुअली जो राइस और वीट की जो क्रॉप्स हैं उनको हार्वेस्ट करने के बाद जब उनका जो अंश बचता है उसको जब जला दिया जाता है ताकि वो नई फसलों को उगा सके वहां पे, तो उसके लिए वहां से धुआं निकलता है। उस धुएं से क्या होता है? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, मीथेन गैसेस, CH3 गैसेस और वेरियस काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस वहां से प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से पार्टिकुलर मैटर 2.5 जो दिल्ली के होते हुए पूरे नॉर्थ इंडिया रीजन में आ जाता है, जिसकी वजह से जो नाक के अंदर चला जाता है उससे होता क्या है कि लंग कैंसर जैसी या लंग से रिलेटेड बीमारियां फैलने लगती हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि इसका मेन कारण क्या है। जैसे गंगाराम हॉस्पिटल की हम लोग पढ़ सकते हैं, 50% ऑफ द पेशेंट विद द लंग कैंसर, द टाइप ऑफ कैंसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर डेथ्स नेशन वाइड हैड नेवर स्मोक्ड। तो 50% ऑफ पेशेंट है, याद रखिएगा, लंग कैंसर से जो झेल रहे हैं, है ना। एंड येट हैड द डेवलप्ड द पल्मोनरी डिजीज। या तो उनको कैंसर होकर उनकी डेथ हो चुकी है, या तो कैंसर वाली स्टेज में चल रहे हैं, या फिर उनको लंग से रिलेटेड कोई बीमारी हो चुकी है। पल्मोनरी डिजीज जो हमारे ओइसोफेगस पाइप में, जो हमारे जो सांस वाली जो नली होती है उससे रिलेटेड, रेस्पिरेटरी जो पाइप्स होती हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है उनको पल्मोनरी डिजीज बोला जाता है। इसका कारण बहुत क्या कारण है? क्या इसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं वो जिम्मेदार हैं? क्या सरकार जिम्मेदार है? इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं किसान के बारे में बात करूं, किसान भाइयों के बारे में बात करूं, तो 1960s में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने हरित क्रांति को देखा। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने कहा भी कि जय जवान जय किसान। क्योंकि उस समय हमारा देश जो खाद्यान्न संकट से बहुत ज्यादा जूझ रहा था, तो उस खाद्यान्न संकट को हटाने के लिए MS स्वामीनाथन, जो भारत के हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं, उन्होंने 1960s में हरित क्रांति की शुरुआत करी, जिसमें जो इंडिया का, उसका अच्छे पहलू तो ये रहे कि इंडिया एक फूड सरप्लस कंट्री बन गया। अब जो वहां पे जो फूड है, जो इंडिया में फूड है, वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके पास इतनी जगह नहीं है कि किसान हमारे जितने क्रॉप उगा रहे हैं उनको रख सके। तो 1960s में मगर क्या था, हमारे पास फूड संकट था। यूएसए ने क्या क्या चूहों को खाने वाले गेहूं हम लोग ने उनसे मांगे तो चूहों के खाने वाले गेहूं हम लोग को दे दिए। इस वजह से 1960s में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तो फायदे तो अच्छे थे, मगर उसके चक्कर में जो इंडिया की जो फूड डाइवर्सिटी, फूड क्रॉप डाइवर्सिटी थी, वो खत्म हो गई। सरकार MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देने लग गई, जिसके तहत वीट और राइस उगाने वाले किसानों को बहुत ज्यादा फायदा दिया जाने लगा। उनको इतना एक पर्टिकुलर अमाउंट बोल दिया गया कि अगर आप उगाओगे तो ये होगा। मगर 1960 से लेके 2009 तक आते आते लगभग 50 साल के अंतराल में ये पता चला कि इससे बहुत ज्यादा, अगर सेम तरीके की क्रॉप अगर हम एक खेत में उगाते हैं तो उससे होता क्या है कि वहां की फर्टिलिटी कम होती है। साथ ही साथ जो राइस है वो बहुत ही वाटर रिटेंसिव क्रॉप है। तो इस वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज था पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में, वो होने लगा। इसके चक्कर में हुआ क्या कि 2009 के अंदर हमारे जो पंजाब सरकार है, उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी प्रिवेंशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009 लाया, जिसके अंदर यह बोला गया कि सरकार आपको अब टाइम देगी, उसी टाइम के बाद आप वहां पे राइस कल्टीवेशन कर सकते हो। मगर देखा क्या गया, नासा की ग्रेस मिशन भी एक रिपोर्ट है, वो ये भी बताती है कि इस तरीके से तो वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए था, मगर हुआ क्या, वाटर जो टेबल था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज था, वो पूरी तरीके से कम होने लग गया। तो अब बात आती है कि कमी किसकी रही। हमारी जो स्टेबल बर्निंग है, थोड़ा बहुत उसके बारे में अगर मैं रिटन कंटेंट पे आऊं तो थोड़ा सा आपको बता सकता हूं, जो आप अपनी आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। स्टेबल बर्निंग इज अगेन इन द न्यूज आफ्टर रिपोर्ट ऑफ राइजिंग पॉल्यूशन in North India. Stable burning is an old and outdated practice that is prevalent in the rice and wheat belt states of North India. तो ये कहां पे प्रिवलेंट है? जहां पे राइस और व्हीट को उगाया जाता है। तो राइस और व्हीट उगाने वाले सबसे ज्यादा राज्य कौन है? ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा फायदा किसने किया? हमारे
पंजाब राज्य ने किया। अगर पंजाब राज्य के बारे में बात करूं तो पंजाब ने अपनी जो ग्रोथ है 5.6% ग्रोथ दर्ज करी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय अपनी जीडीपी में। बेल्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द रीजन, स्पेशली इन द कैपिटल न्यू दिल्ली। अगर मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में थोड़ा सा और अंदर जाऊं तो आपको यह बात भी जानने को मिलेगी कि अगर इंडिया 270 मिलियन टन ऑफ कार्बन प्रोड्यूस करता है तो उसमें से 149 मिलियन टन पराली जलाने से ही आता है। बाकी के देखो 149 से लेके अगर हम लोग देखें तो लगभग 121 मिलियन टन तो अनअवॉइडेबल है, उसको हमें गाड़ियां चलानी है, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग फ्यूल का यूज कर रहे हैं तो उससे कार्बन एमिशन तो होना है, मगर इसको हम लोग बचा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? और इसके चक्कर में होता क्या है, दिल्ली में पर पार्टिकुलर मैटर 2.5 बढ़ता जा रहा है और लोगों को पल्मोनरी डिजीज होती जा रही है। ठीक, आगे आते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज स्टेबल बर्निंग एंड व्हाई इज इट बर्न? स्टेबल बर्निंग इज अ स्टोर रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है वेस्ट, रेसिड्यू का मतलब क्या होगा? वेस्ट है। ठीक, हार्वेस्टिंग पैडी, हार्वेस्टिंग पैडी का मतलब वही जब फसल को काट दिया जाता है। व्हीट एंड सम अदर ग्रेन क्रॉप्स, इट रिमेन्स ऑन द फील्ड एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज। इनको कारण क्या है जलाने का? बिकॉज आप जब देखोगे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल सब सॉइल वाटर एक्ट 2009 आया तो उसमें सरकार ने क्या बोल दिया कि आपको हम इतना समय देंगे राइस कर सकते हो, इतना समय देंगे वीट को देंगे। एक तरीके से एक किसान की फ्रीडम को भी कर्टेल कर रहा था। दूसरी चीज, आपके पास जब समय कम होता है कि आपको एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप लगाना है तो ये जो होती है, जो पराली होती है, बहुत ज्यादा समय लेती है डिकम्पोज होने में, खत्म होने में। ये जाहिर सी बात है, ये सही बात है कि पराली जो बच जाती है अगर उसको हम लोग जमीन में डाल दें तो जमीन में डालने से क्या होता है, वहां की खाद मैन्योर, ये नेचुरल फर्टिलाइजर की तरीके से, मैन्योर की तरीके से काम करती है, मगर इसको डिकम्पोज होने में बहुत कम टाइम लगता है। प्लस वहां के जो किसान हैं और जो उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको टैकल करने के लिए कि उनको बेनिफिट ज्यादा चाहिए तो इस वजह से वो उसको जला देते हैं। ठीक है, इट रिमेन्स ऑन द फील्ड एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज। स्टेबल मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्लांट सीड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप एंड डिस्टर्ब द ग्रोइंग साइकिल। तो इसके चक्कर में उनकी ग्रोइंग साइकिल भी खराब हो जाती है। अब आती है मोर एवर इट इज नॉट एडिबल फॉर ह्यूमंस, और ये कुछ खाने लायक भी नहीं होती है, खराबी हो जाती है। साथ ही साथ एंड इज अ पुअर सोर्स ऑफ फॉडर, चारे के काम भी नहीं आती। फॉडर का मतलब होता है चारा। एंड फॉर एनिमल स्टेबल हैज अदर यूजेस एज वेल बट दे आर एक्सपेंसिव एंड मोस्ट फार्मर कैन नॉट अफोर्ड। अगर मैं बात करूं तो अगर स्टेबल बर्निंग को, सर हम लोग आपने पढ़ा था कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो हम लोग इसको 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, मगर बात यह है कि इसके लिए एक विज्ञान कृषि केंद्र है जहां पे सरकार ने अपने इक्विपमेंट्स भी दिए हैं कि ताकि आप अपने जो स्टेबल्स हैं इनको सरकार भी लेना चाह रही है। प्राइवेट जो वेंडर्स हैं उसने क्रशिंग मशीन भी दी है कि आप इसको और पतला करके अपने ग्राउंड में, अपना जो खेत है अपने फार्म में डाल सकते हो ताकि आपको जलाना ना पड़े, मोटे मोटे ना हो। दूसरी चीज, कई सारे स्टेप्स लिए तो जरूर जा रहे हैं मगर इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, सरकार के जो खाद्यान्न विभाग हैं या फिर जो खाद्यान्न के जहां पे भंडार हैं वहां तक पहुंचाने के लिए जो किसान हैं उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो इन सारी चीजों को चला सकें। आगे, अफोर्ड देम दस स्टेबल इज न्यूसेंस फॉर फार्मर्स एंड द ओनली वायबल ऑप्शन लेफ्ट फॉर देम इज टू बर्न इट। तो वो उनके लिए बेकार की चीज हो जाती है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है जलाने के लिए। डस स्टेबल बर्निंग हैव एनी बेनिफिट्स? स्टेबल बर्निंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर वो जला भी देते हैं बर्निंग के बाद, अगर मैं किसानों के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जो वहां पे वीड्स होते हैं यानी कि बेमतलब के जो प्लांट्स वहां पे उग के चले आते हैं, है ना, कीट पतंगे एंड रॉडेंट्स, रॉडेंट्स का मतलब होता है जो चूहे वहां पे जो परेशान करते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से अगर किसान के लिए बात करूं कि स्टेबल बर्निंग किस तरीके से फायदा उनको फायदा होता है, तो वहां पे एक तरीके से वो वीड्स को खत्म कर देती है। वहां पे जो बिना मतलब के जो पेड़ पौधे उगाते हैं जो वहां की फर्टिलिटी को खत्म कर रहे होते हैं, साथ ही साथ पेस्ट को, रॉडेंट्स को इन द फील्ड। इट कैन ऑल्सो रिड्यूस नाइट्रोजन बिल्डअप, तो वहां पे जो नाइट्रोजन बिल्डअप, जो एक्सेसिव अमाउंट में नाइट्रोजन बिल्डअप हो रहा है उसको भी खत्म करता है। तो इस तरीके से फायदा करता है। अगर कोई पूछे कि स्टेबल बर्निंग प्रॉफिट किस तरीके से दे रही है तो आप ये बता सकते हो। हाउ एवर द बिगेस्ट बेनिफिट एंड द रीजन बिहाइंड स्टेबल बर्निंग इज इकोनॉमिक्स। ठीक, कलेक्टिंग स्टेबल, ट्रांसपोर्टिंग इट एंड सेलिंग इट इज जस्ट नॉट वर्थ द टाइम, एफर्ट और मनी फॉर फार्मर्स। तो अगर सरकार ये बोले, किसान अगर ये बोले कि मैं चलो इसको कलेक्ट कर लेता हूं और उसको ट्रांसपोर्ट करके दे देता हूं, तो उनके समय के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज सर जो फार्मर्स हैं उनके पास इतनी लो इनकम प्रोफेशन है लाइक फार्मिंग एंड एडिंग मोर एक्सपेंसेस टू इट इज द लास्ट थिंग दे नीड। स्टेबल बर्निंग इज द क्विकेस्ट वे ऑफ क्लियरिंग द फील्ड बिफोर द नेक्स्ट प्लांटिंग साइकिल। तो अब इनको यहां से ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी ले जाना, उसको हटाना, तो उससे अच्छा उनको ऑप्शन क्या लगता है कि इसको थ्रैश करो, इसको जला के यहीं पे खत्म करो और छुट्टी पाओ यहां से। नेक्स्ट है, हाउ डज स्टेबल बर्निंग इंपैक्ट द एनवायरमेंट?
तो अभी मैंने आपसे बोला कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैसेज हैं, ये सारी बहुत बर्निंग, स्टेबल बर्निंग हैज सेवरल हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक गैसेज, नॉट ओनली मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ब्रीथ नियर बाय रेजिडेंट बट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग में कर रही है. इससे क्या होता है, जो PM 2.5 मैटर है, पार्टिकुलर मैटर बोलते हैं इसको, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे जो नोज के हेयर हैं वो उसको रोक नहीं पाते हैं, वो हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं और पल्मोनरी डिजीज को कॉज करते हैं. स्टेबल बर्निंग से देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs निकलते हैं, रिजल्टिंग इन स्मॉग. स्मॉग का मतलब क्या होता है डियर, फॉग और स्मोक. फॉग और मैं देखूं अगर इसमें बताऊं तो फॉग और स्मोक से बना एक टर्म है. स्मोक का SM ले लिया गया है और फॉग का OG ले लिया गया है. स्मॉग, stable burning is the leading cause of the air pollution in many parts of the world including New Delhi. Stable burning also affect the soil quality. तो पहली बात तो ये एक पहलू हुआ कि हमारी जहरीली गैसेस निकलती हैं. दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा पहलू ये है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी खराब करता है. द एडेड कार्बन फ्रॉम द स्टेबल बर्निंग एंड द हीट इट प्रोड्यूसेस रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी. तो जब जलाया जाता है तो वहां की जो एडेड कार्बन होती है, जो कार्बन निकलती है वो सॉइल में रह जाती है, साथ ही साथ वहां की जो हीट होती है वो भी वहां पे चीजों को खराब कर देती है. एंड इंक्रीज इरोजन भी बढ़ जाता है, यानी कि इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट लाया गया था, सब सॉइल को बचाने के लिए. देयर इज ऑल्सो द रिस्क ऑफ फायर स्प्रेडिंग आउट ऑफ द कंट्रोल ड्यूरिंग स्टेबल बर्निंग एंड मेनी फार्मर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ टू इट. इसी वजह से जब जलाया गया तो कई सारे किसान को भी इसमें जल गए और उनको भी अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा. दे लॉस्ट देयर लाइफ. व्हाट आर दी अल्टरनेटिव टू स्टेबल बर्निंग. स्टेबल बर्निंग के अल्टरनेटिव क्या है, क्या तरीका है, सॉल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है. स्टेबल बर्निंग कैन बी पुट टू मेनी अदर यूज इंस्टेड ऑफ बीइंग बर्न. स्टेबल बर्न्ड की स्पेलिंग ये नहीं होती है, बर्न की स्पेलिंग होती है BURNT. ये यूएसए इंग्लिश है, BURNT बर्न होता है. ठीक है. Next, stable can be threaded to the created biofuel or practice boards. It can also be used for cattle feed. Cattle को फीड करने के लिए, खैर फॉडर इतना अच्छा नहीं है मगर उनको फीड करने के लिए कर सकते हैं. ठीक है. फीड आफ्टर अ ट्रीटमेंट, कंपोस्ट मैन्योर, रूफिंग, पैकेजिंग एंड पेपर फॉर फास्ट डिकम्पोजिंग. देखो मगर जैसे कि ये भी बोला जाता है ना कि डिकम्पोज के लिए अच्छा नहीं है, तो मगर एक हमारे ऐसे कैटलिस्ट आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं जो इनको बहुत जल्दी से डिकम्पोज कर सकते हैं. तो बायो एंजाइम का यूज कर सकते हैं ताकि जल्दी डिकम्पोज हो जाए. इन सम कंट्रीज विच क्विकली डिग्रेड द स्टेबल इनटू मैन्योर एंड इंप्रूव सॉइल कंपोजिशन. वन सच लो कॉस्ट माइक्रोबियल बायो एंजाइम पूसा डिकम्पोजर हैज बीन डेवलप्ड फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एज वेल. याद रखिएगा पूसा डिकम्पोजर ये बायो एंजाइम है जो हमारी पराली को बहुत जल्दी डिकम्पोज कर देता है. प्लीज याद रखिएगा पूसा डिकम्पोजर बहुत ही अच्छा एक फैक्ट है, आप जिसको याद रख सकते हो. ये किसने बनाया है, इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ने बनाया है जो उसको यूज भी कर रही है. ठीक. फास्ट डिकम्पोजिंग आर ऑल्सो प्रिवलेंट इन द सम कंट्रीज विच क्विकली, तो यही बात कर रहा है, पूसा डिस्क की बात करी गई है. ठीक है. तो ये था हमारा पराली से रिलेटेड लेक्चर. क्या आपको समझ में आया कि पराली को क्यों जलाया जा रहा है, पराली को जलाने के कारण क्या है, पराली क्यों जलानी चाहिए, उसके फायदे क्या हैं, क्यों नहीं जलाने चाहिए, उसके फायदे क्या हैं. साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया, एक फैक्ट और आपके साथ डिस्कस कर देता हूं. दिल्ली में जब अक्टूबर से नवंबर के बीच में सबसे ज्यादा होता है, तो कई लोग बोलेंगे सर अब तो लेट हो गया, नवंबर भी शुरू हो गया. मैं इस साल के लिए नहीं, मैं आने वाले साल के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि लोग इससे अवेयर हो सकें और इससे पराली को ना जलाएं. अगर एक एग्जांपल बात करूं तो एक रंधावा फैमिली है जिनका लैंड 1.5 एकर्स का था. मैं इसमें स्लाइड नहीं लगाया हूं मगर मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ रहा था. ये हमारे कुछ हीरोज हैं जो अगर देश को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपना बिजनेस या फिर अपने काम को देश के हित में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर उसके छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो एक रंधावा फैमिली के बारे में बताऊं तो 1.5 एकड़ का उनका लैंड था. उस पर उन्होंने मशरूम उगाना शुरू किया और उन्होंने बताया कि 2006 से उन्होंने पराली जलाई नहीं, जिसमें उनको 50 लाख का फायदा हुआ. तो कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं, मैंने 2-3 स्टोरीज उसके अंदर पढ़ी थी, है ना, जिसमें मैंने जाना कि अगर अल्टरनेटिव ढूंढना चाहे एक किसान तो वहां पे अल्टरनेटिव मिल भी सकता है, मगर हाँ वो किसान मिडिल इनकम फैमिली का होना चाहिए. लो क्लास इनकम फैमिली के लिए सरकार को विज्ञान कृषि केंद्र जैसे संस्थानों को, ICMR जैसे संस्थान, ICMR नहीं ICAR जैसे संस्थानों को आगे आना चाहिए और कुछ उनके लिए इनिशिएटिव लेने चाहिए. ओके, चलिए तो मिलते हैं कल आपके सेशन में. अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.